साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी लेखपाल की परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं और यह जो प्रैक्टिस सेट हम लोग देख रहे हैं यह यूथ पब्लिकेशन के द्वारा 15 सेटों की एक प्रैक्टिस सेट निकाली गई है, बुक निकाली गई है। उसमें से प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। जैसा कि आप सभी को पता है कि लेखपाल, राजस्व लेखपाल का जो नोटिफिकेशन है वो UPSSC के द्वारा जारी कर दिया गया है, जिसमें 8085 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं, जो कि 7 जनवरी से प्रारंभ होगा। तो चलिए प्रैक्टिस सेट को प्रारंभ करते हैं। इसमें पहले हिंदी वाला पोर्शन है। तो इसमें पहला प्रश्न है कि वज्रदेह में समास बताइए, कौन सा समास है। तो वज्रदेह में बहुब्रीहि समास है। कौन सा है? बहुब्रीहि समास। वज्रदेह का विग्रह क्या होगा? वज्र है जिनकी देह, ये इसका विग्रह होगा। बहुब्रीहि समास की बात करें तो जिस समास में दोनों पद प्रधान ना होकर किसी अन्य पद की प्रधानता बताते हो वहां पे बहुब्रीहि समास होता है। जैसे कि दशानन, दस है मुख जिसका, अर्थात रावण। आगे चलते हैं। वचनामृत समस्त पद का विग्रह क्या होगा? वचन रूपी अमृत होगा इसका, डी ऑप्शन। आगे देखते हैं। गंगा का पर्यायवाची क्या नहीं है? तो अवतरणी जो है गंगा का पर्यायवाची नहीं, जबकि भागीरथी, सुरसरी, मंदाकिनी ये सभी के सभी जो हैं गंगा के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है? तो दामिनी, चपला, तड़ित है, परंतु छपा जो है ये बिजली का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि रात का पर्यायवाची है। छपा के अन्य पर्यायवाची में रात, निशा, निशि, रात्रि, अमावस्या, क्षणदा, त्रियामा, रजनी, सरवरी है। साहचर्य का विलोम क्या होगा? साहचर्य का विलोम जो है आपका अलगाव हो जाएगा, जबकि असहयोग का सहयोग हो जाएगा, वैमनस्य का सौमनस्य हो जाएगा। सृष्टि का विलोम क्या होगा? सृष्टि का क्या हो जाएगा? प्रलय हो जाएगा। सृष्टि का विलोम प्रलय होगा। व्यष्टि का विलोम समष्टि हो जाएगा। किंचित तत्सम शब्द का तद्भव शब्द बताइए क्या होगा? किंचित का कुछ होगा, तद्भव क्या हो जाएगा? कुछ हो जाएगा। जबकि थोड़ा जो है तद्भव है किसका? स्तोक का, मतलब थोड़ा का तत्सम क्या हो जाएगा? स्तोक हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। कौन सा तत्सम शब्द है? तो निकृष्ट इसमें जो है ये आपका तत्सम है, जबकि अन्य तद्भव है। तीखा का तत्सम क्या हो जाएगा? तीक्ष्ण हो जाएगा। अटारी का तत्सम अट्टालिका हो जाएगा। गहरा का तत्सम गंभीर हो जाएगा। आगे चलते हैं। कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है? तो कल्पांत में जो है दीर्घ संधि है। कौन सी है? दीर्घ संधि है। निष्कलंक का सही संधि शब्द क्या होगा? तो इसका निष्कलंक होगा, डी वाला ऑप्शन। जो अपने स्थान या स्थित से अलग ना किया जा सके उसे क्या कहेंगे? उसे अच्युत कहेंगे। क्या कहेंगे? अच्युत कहेंगे। ना टूटने वाला अटूट होता है, जो अपनी बात से ना टले अटल होगा। जो दिया ना जा सके उसे अदेय कहेंगे। जो नभ में चलता है उसे खेचर कहते हैं। क्या कहते हैं? खेचर कहते हैं। खे का मतलब क्या होता है? आकाश होता है। आंधी आवे बैठ गमावे, लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। बड़ी बुराई करना, छोटी से बचना अर्थ को व्यक्त करने वाली कहावत क्या है? गुड़ खाना, गुलगुले से परहेज करना, यह इसके लिए उपयुक्त कहावत है। निम्नलिखित में से विभक्ति संबंधी त्रुटि वाला वाक्य पहचानिए। कौन सा विभक्ति संबंधी त्रुटि किसमें है? तो देखिए, रामा घर को जाती है, इसमें को जो विभक्ति है यह निरर्थक है, अर्थात त्रुटिपूर्ण है। पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? तो यहाँ हेतु नहीं कारण होना चाहिए। तो पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है? अर्थात सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। एकाकिनी शब्द का लिंग बदलें। एकाकिनी आपका स्त्रीलिंग है, ये एकाकी का इसका लिंग बदलेंगे तो एकाकी पुरुष लिंग हो जाएगा। सर्वदा एक वचन रहने वाला शब्द कौन सा है? तो जनता, ये सर्वदा एक वचन रहता है, ठीक है। जबकि पिता, नाना, चाचा, दादा आदि संबंधवाचक शब्द प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। उसका बहुवचन क्या होगा? उन हो जाएगा, तथा वधु का वधुएं हो जाएगा। प्रवीण के भाई ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया, उपयुक्त वाक्य में कर्म क्या है? प्रथम पुरस्कार। देखिए, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो कर्म कहलाता है। तो किस पर पड़ रहा है? प्रथम पुरस्कार पे। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो अध्ययन जो है इसमें शुद्ध है, जबकि अधिकार में धा पे छोटी की मात्रा रहेगी। अनुसरण में बड़ा सा नहीं बल्कि छोटा सा रहेगा। और आगामी नहीं होता, आगामी होगा, आ पे आ की मात्रा होगी। मानक वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द पहचानिए। तो मृत्युदंड, डी ऑप्शन ये सही है। निम्न विकल्पों में से अनेकार्थक शब्द का चयन कीजिए जिसके कई सारे अर्थ निकलते हो। तो अंग का कई सारे अर्थ निकलते हैं, जैसे कि भेद, पक्ष, टुकड़ा, अंश, शरीर, अवयव, एक देश का नाम इत्यादि।
अंग देश भी रहा है। देखिए, दिए गए निम्नांकित या निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहले गद्यांश को पढ़ लेते हैं। तो गद्यांश है, अनंत रूपों में प्रकृति हमारे सामने आती है, कहीं मधुर सुसज्जित या सुंदर रूप में, कहीं रूखे बेडोल या कर्कश रूप में, कहीं भव्य विशाल या विचित्र रूप में, और कहीं उग्र रूप में, कराल या भयंकर रूप में। सच्चे कवि का हृदय उनके उन सब रूपों में लीन होता है, क्योंकि उसके अनुराग का कारण अपना खास सुभोग नहीं बल्कि चिर साहचर्य द्वारा प्रतिष्ठित वासना है, जो केवल प्रफुल्ल प्रसून्न प्रसाद के सौरभ संचार, मकरंद लोलुप मधुकर के गुंजार, कोकिल कुंचित निकुंज और शीतल सुख स्पर्श समीर की ही चर्चा किया करते हैं। वे विषयी या भोग लिप्सु हैं। इस प्रकार जो केवल मुक्तामशहीम बिंदु मंडित मरकताभ शाद्वाल जाल अत्यंत विशाल गिर शिखर से गिरते जलप्रपात की गंभीर गति से उठी हुई शीकर निहारिका के बीच विविध वर्ण स्फुरण की विशालता भव्यता और विचलता में ही अपने हृदय के लिए कुछ पाते हैं, वह तमाशबीन है, सच्चे भावुक व सहृदय नहीं। प्रकृति के साधारण असाधारण सब प्रकार के रूपों को रखने वाले वर्णन हमें वाल्मीकि, कालिदास, भवभूति इत्यादि संस्कृत के प्राचीन कवियों में मिलते हैं। पिछले खेमे के कवियों ने मुक्तक रचना में तो अधिकतर प्राकृतिक वस्तुओं का अलग अलग उल्लेख केवल उद्दीपन की दृष्टि से किया है। प्रबंध रचना में थोड़ा बहुत संश्लिष्ट चित्रण किया है, वह प्रकृति की विशेष रूप विभूति को लेकर ही। उपरोक्त गद्यांश के लिए उचित शीर्षक बताइए। इसका उचित शीर्षक क्या होगा? कवि और प्रकृति। उपरोक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि प्रकृति के साधारण असाधारण सब प्रकार के रूपों को रखने वाले वर्णन हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? तो वाल्मीकि, कालिदास, भवभूति इत्यादि संस्कृत के प्राचीन कवियों में था, डी ऑप्शन। उपरोक्त गद्यांश का संक्षेपण कीजिए, तो सी ऑप्शन पढ़िए। प्रकृति के दो रूप हैं, एक सुंदर दूसरा बेडोल। सच्चे कवि का हृदय दोनों में रमता है, किंतु जो प्रकृति के बाहरी सौंदर्य का चयन अथवा उसकी सौंदर्य का चयन अथवा उसकी रहस्यमयता का उद्घाटन करता रह गया, वह कवि नहीं है। प्रकृति के सच्चे रूपों का चित्रण संस्कृत के प्राचीन कवियों में मिलते हैं। प्रबंध काव्यों में उसका संश्लिष्ट वर्णन हुआ है। ये इसका संक्षेपण है। अब आगे चलते हैं। हम लोग मैथ के प्रश्नों को अभी नहीं करेंगे। सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उसके विजय का उल्लेख करता है? तो 13वां जो शिलालेख है ये उसके कलिंग पर विजय का उल्लेख करता है। वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, तो कहां पे? प्रयाग में किया था। देखिए, हर्ष के समय में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह का आयोजन किया जाता था, जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। वैनसांग ने 6ठे समारोह में सम्मिलित पार्टिसिपेट किया था। ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर भारत में या उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता था? लेखपाल या पटवारी द्वारा, परंतु आयोग ने इसका जो उत्तर माना है वो कांजी को माना है। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने की? सर मोहम्मद इकबाल के द्वारा की गई थी 1905 में, जिसको सर्वप्रथम सरकारी कॉलेज लाहौर में पढ़कर सुनाया गया था। सबने अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? नमक कर के विरुद्ध इसका प्रमुख उद्देश्य था उसको समाप्त कराना। और सबने अवज्ञा आंदोलन 1930-31 में गांधी जी द्वारा वायसराय के सम्मुख रखे गए 11 सूत्री मांग पर विचार न करने के कारण किया गया था। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को प्रारंभ होता है और 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक स्थान पर जाकर के जो दांडी मार्च है वो समाप्त होता है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है? इसके कपास उद्योग के कारण। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ये कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है और कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। आगे चलते हैं। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? प्रतापगढ़ में होता है। भारत का सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक के बेंगलुरु में। माले किसकी राजधानी है? तो मालदीव की राजधानी है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। और यहाँ ध्यान रखिए, यदि पूछा जाए किस ग्रह के सौर मंडल के किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं, तो पहले बृहस्पति था, अब शनि है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थलों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है? तो आर्टिकल 49, जबकि आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन के संगठन से, आर्टिकल 48 का पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा से, आर्टिकल 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो आर्टिकल 244। कौन सा है? आर्टिकल 244 है। आयात निर्यात एग्जिम बैंक स्थापित हुआ था कब? 1982 में। कब हुआ था? 1982 में, इंडिया एक्ट 1981 के तहत।
आयात, भारत में आयात निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो पटाखों का जलना यह रासायनिक परिवर्तन है, जबकि अन्य जो है भौतिक परिवर्तन है। सागर की गहराई को मापने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है? तो फैथोमीटर इस्तेमाल किया जाता है, फैथोमीटर का। जबकि यूडियोमीटर ये गैस की मात्रा मापता है। बैरोमीटर द्वारा वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। पेरिस्कोप का प्रयोग ऐसी वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है जो सीमा से दूर तथा जिनका प्रत्यक्ष दृश्य नहीं है, मतलब जो प्रत्यक्षता नहीं देखे जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? जे थॉमसन को। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टाइन या रदरफोर्ड दोनों को कहा जाता है। न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने। हास्य गैस क्या है? लाफिंग गैस। तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O ये हास्य गैस है, अर्थात नाइट्रस ऑक्साइड। यह रंगहीन मीठी गंधयुक्त गैस है जो सूंघने से उत्तेजना उत्पन्न होती है और हंसी आने लगती है। इसे अधिक सूंघने से निश्चेतना उत्पन्न होती है। किस विटामिन कमी की वजह से स्कर्वी रोग होता है? विटामिन सी की वजह से, जिसका साइंटिफिक नाम क्या है? एस्कार्बिक एसिड है। इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान किस प्रकार निश्चित होती है? आईपी एड्रेस के माध्यम से। उत्तर प्रदेश में वह कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहां तांबा पाया जाता है? तो ललितपुर में। ललितपुर में तांबा पाया जाता है और यही एकमात्र क्षेत्र है जहां पे यूरेनियम भी पाया जाता है। आगे चलते हैं। यह ललितपुर जिले के सोनराई क्षेत्र में पाया जाता है। भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वाराणसी में। अप्रैल दिसंबर 2020 के दौरान केंद्र सरकार के पूंजीगत व्यय में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? तो इसमें 24.1%, अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बागवानी उत्पादन में वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 में कितने प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित है? तो 2.93% की वृद्धि परिलक्षित है। कुल बागवानी फसलों का क्षेत्रफल जो है वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 में कितने मिलियन हेक्टेयर हो गया है? तो ये 27.23 मिलियन हेक्टेयर हो गया। पहले ये 26.48 मिलियन हेक्टेयर था 2019-20 में। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन करें। विशेष इस्पात के लिए उत्पादन संबंध प्रोत्साहन योजना संबंधित है। विशेष इस्पात एक मूल्यवर्धित इस्पात है, सही है। उक्त योजना से 68,000 प्रत्यक्ष रोजगार समेत 5,25,000 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होगा, यह भी सही है। इस योजना का क्रियान्वयन 5 वर्षीय अवधि में किया जाएगा, यह भी सही है। तो तीनों के तीनों सही, अर्थात डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। केसर के पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? वर्तिकाग्र का उपयोग किया जाता है। जाबो ग्रामीण खेती करने का तरीका कहाँ विद्यमान है? नागालैंड में। ठीक है, नागालैंड में ये खेती होती है। तो ये चावल की खेती होती है। तो नागालैंड की अंगामी जनजात में यह महत्वपूर्ण कृषि प्रणाली प्रचलित है। जबकि एक और चावल खेती करने की विधि है डैपाग। ये विधि जापान और फिलीपींस में प्रचलित है। एनपीके किस अनुपातिक प्रयोग की संस्तुति की गई है? तो 4:2:1 के। यहां पे एन नाइट्रोजन है, पी फास्फोरस है और के पोटेशियम है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे। एक सेकेंड। ग्राम उजाला योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश किस जिले में की गई? वाराणसी जिले से की गई 24 मार्च 2021 को। देश का पहला फ्रंट विलेज कहां विकसित किया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश के बनारस में। क्वेश्चन नंबर 81। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सारे विश्व के ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में किस दिन मनाया गया? 21 जून को। पहली बार 21 जून 2015 को मनाया गया था। एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए? 33% पद आरक्षित होने चाहिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो इन विकल्पों में लखनऊ है। यदि ऐसे देखें तो इलाहाबाद में सबसे अधिक है, दूसरे नंबर पर मुरादाबाद, तीसरे पे गाजियाबाद, चौथे पे आजमगढ़, पांचवें पे लखनऊ है। घरेलू व्यक्तिगत सौर जल हीटर के लिए आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में क्या प्रोत्साहन दिया जाता है? भट्टा का। पूषा बोल्ड किस्म है किसकी? तो ये सरसों की किस्म है। पूषा बोल्ड जो है सरसों की किस्म है। सरसों की अन्य प्रजातियां पूषा वरानी है, पूषा वरुणा, पूषा महक, पूषा अग्रणी है। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी? द्विस्तरीय प्रतिमान की संस्तुति इनके द्वारा की गई थी, जिला स्तर पर और दूसरी मंडल स्तर पर। इस समिति का गठन जो है 12 दिसंबर 1977 को मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री कार्यकाल में की गई थी। संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था निम्न में से किस पर लागू नहीं होगी? नागालैंड, मेघालय, मिजोरम को छोड़कर अन्य जगहों पर लागू, परंतु यहां पर लागू नहीं होगी। 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है शक्तियों के विकेंद्रीकरण का, लोगों की हिस्सेदारी का, सामुदायिक विकास का, सभी के सभी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? तो सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव इसके अंतर्गत नहीं आता, जबकि सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, जनोपयोगी सेवाएं ये सभी के सभी आते हैं।
केंद्र से राज्यों को कर आय का बंटवारा करने के लिए पहली बार गाडगिल सूत्र किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1969-70 में प्रारंभ किया गया था 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डी.आर. गाडगिल के द्वारा। और इन्हीं के उसमें कार्यकाल में 3 राज्यों असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने की सिफारिश भी की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी संविधानेतर संस्था है? तो योजना आयोग। इसका गठन जो है 15 मार्च 1950 को किया गया था, जो कि 1 जनवरी 2015 को समाप्त हो गया और इसके यहाँ पे नीति आयोग ने इसको प्रतिस्थापित किया। संघ लोक सेवा आयोग ये आर्टिकल 315 में है, वित्त आयोग आर्टिकल 280, चुनाव आयोग आर्टिकल 324 में। निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में कृषि जोत कर का सुझाव दिया था? राज्य समिति ने दिया था। देखिए, भारत में कृषि जोत पर कर के विवाद निपटाने हेतु 1972 में केंद्र सरकार ने डॉक्टर के.एन. राज की अध्यक्षता में कृषि संपदा एवं आय पर कर समिति नियुक्त की थी। इन्हीं के द्वारा यह अनुशंसा की गई थी। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव महसूस किया गया कहाँ पे? गेहूं के उत्पादन में। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ 1966 में हुआ था। भारत में हरित क्रांति के प्रणेता डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन थे। इसका सबसे अधिक प्रभाव गेहूं और कुछ हद तक धान की खेती पर पड़ा था। निम्न में से कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संस्तुति करता है? तो कृषि लागत एवं कीमत आयोग के द्वारा किया जाता है। 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना हुई थी, जिसके अध्यक्ष प्रोफेसर M.L. दंतेवाला थे। 1985 में इसका नाम कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 95 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। बड़े खेतों की प्रधानता यहाँ की विशेषता नहीं है, परंतु प्रकृति पर अधिक निर्भरता अर्थात वर्षा पर, उत्पादकता का निम्न स्तर, फसलों की विविधता, ये सभी के सभी इसकी विशेषताएं हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला, यह योजना ग्रामीण गरीब परिवारों के लिए है। इसमें केवल ग्रामीण गरीब परिवार नहीं है, ठीक है, सारे गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क LPG कनेक्शन देना इसके तहत सुनिश्चित किया गया। तो पहला वाला सही नहीं है। दूसरा, इस योजना का प्रमुख उद्देश्य BPL परिवारों को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना है। तो दूसरा वाला सही है, अर्थात डी ऑप्शन आपका सही है, केवल 2। देखिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का जो प्रारंभ है वो 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ था, जबकि अभी हाल ही में 10 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से प्रधानमंत्री मोदी ने उज्ज्वला 2.0 का उद्घाटन किया। यहाँ पे 2 सूचियां सुमेलित करना है। स्वजल धारा योजना ये ग्रामीण जलापूर्ति से संबंधित है, 2 से मिला दीजिए। ये कब प्रारंभ किया गया था? 2002 में। हरियाली योजना वाटर शेड प्रबंधन से संबंधित है, 3 से मिला दीजिए। ये प्रारंभ हुआ था 2003 में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 की योजना है, ग्रामीण स्वरोजगार से 4 से मिला दीजिए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वर्ष 2000 की है, ग्रामीण संपर्क से संबंधित है, 1 से मिला दीजिए। इस प्रकार से आपका हो जाता है 2, 3, 4, 1, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आधार एक कार्यक्रम है भारतीय नागरिकों को पहचान उपलब्ध कराने के लिए, और इसको प्रारंभ कब किया गया था? 26 अप्रैल 2010 से। हमारे राज्य में अर्थात उत्तर प्रदेश में 1090 को किस नाम से जाना जाता है? वुमेन हेल्पलाइन नंबर से, महिला सहायता लाइन से। स्वावलंबन योजना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति करती है? तो यह महिलाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करने से संबंधित है। इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने इन प्रश्नों को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।